हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीबीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021। तो दोस्तों, इसमें हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जो कि है मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य डायनेस्टी। तो गाइज़, हमने इसका एक पार्ट आ चुका है हमारा, ये हम करेंगे सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में भी गाइज़ क्या है कि हम नोट्स काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा जो बचा है वो हम इस पार्ट में करेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है पार्ट 3 भी आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमें आज जो करना है वो यहाँ से करना है, मेगास्थनीज के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इंडिका में जो है पाटलिपुत्र, जो है पाटलिपुत्र है के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन आपको कहाँ मिलता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका है, इसमें मिलता है। और इसके अनुसार क्या है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों वाली एक समिति है, उसके द्वारा होता था। मतलब इसने कहा कि टोटल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, 5। तो टोटल सदस्य कितने हो गए गाइस, 30। तो इसने यही कहा है कि 30 सदस्यों वाली एक समिति थी, जिसमें क्या है मतलब इसकी जो कुल संख्या है वो 6 समितियां होती हैं और प्रत्येक में कितने हैं, 5 सदस्य हैं। और 30 समिति क्या करते हैं, जनगणना का हिसाब रखती है। जनगणना यानी कि जैसे गाइस हम देखते हैं सेंसस। ठीक है, तो अभी जो हम सेंसस देख रहे हैं कि सेंसस में होता है जनगणना, राइट। सेंसस मतलब होता है जनगणना। तो अभी जो चल रही है वो 2011 की चल रही है, अब जो आएगी वो 2021 की आएगी। देखिए कब तक आती है। ठीक है, तो इसने लिखा है कि क्या करती है, जनगणना का हिसाब करती है ये समिति, राइट। तो इसमें लिखा है वर्तमान में भी यह कार्य जो है नगर पालिका, जो अभी आजकल हम जो देखते हैं वो काम कौन करता है, नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। और जो छठी समिति है उसका कार्य क्या है, बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, तो मतलब इसमें टोटल 6 समिति है और जिसमें से छठी समिति का काम क्या है, जो बिक्री कर होता है उसको वसूल करता है। ठीक है, अब लिखा है विक्रय कर मूल्य का जो 10वां भाग, मतलब ऐसा कह लीजिए कि जो भी मूल्य होगा x है, उसका जो 1/10वां भाग है, तो वो क्या होता है कि वसूल किया जाता है। मतलब कितना मूल्य, सपोज x रुपये है और उसका 1/10वां भाग वसूल किया जाता है। इसमें लिखा है करों की चोरी करने वाले को क्या दिया जाता था, मृत्युदंड। मतलब जो टैक्स नहीं देता था उसको मृत्युदंड मिलता था। और वे क्या है, वे नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहते थे। ठीक है, और इसमें लिखा है वह नगर के पदाधिकारी को क्या बोलते थे, एस्टिनोमोई बोला जाता था गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो हमारी चल रही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मेगास्थनीज सेलिकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा में भेजा गया क्या था, ये एक यूनानी दूत था। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है इंडिका। और इसको किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर ने भेजा था। और ये क्या था, एक यूनानी दूत था, मतलब इनका दूत था कौन, मेगास्थनीज। और किसके टाइम में भेजा गया, इसे चंद्रगुप्त मौर्य। गाइस, ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके टाइम में कौन सा राजदूत भारत आया था। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखने हैं, मुश्किल से बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 5 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप कि किसके टाइम में कौन सा व्यक्ति भारत आया था या किस राजा ने अपने राजदूत को भारत में भेजा था। ठीक है, मुश्किल से 7-8 होंगे, मैक्सिमम 8 होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आए उसे कहीं पे लिख लिया करिए। तो यही पूछा गया कि मेगास्थनीज के टाइम में मतलब ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और लिखा है मौर्य युग में नगरों का प्रशासन जो है नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो जिसका प्रमुख क्या होता था, मतलब नगरों का शासन किसके द्वारा, नगर पालिका द्वारा। उसका प्रमुख कौन होता था, नागरक होता था, या फिर हम उसको बोलते हैं पुरमुख्य। ठीक है, फिर लिखा है मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ये मेगास्थनीज ने क्या किया, जो भारतीय समाज था उसको 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। अब वो 7 श्रेणियां कौन कौन सी थी गाइस, देखते हैं हम लोग। तो इसमें एक तो यहाँ लिखा है दार्शनिक हुआ करते थे, दूसरा लिखा है कृषक यानी जो फार्मर हैं वो हुआ करते थे, तीसरे है पशुपालक होते थे, फिर कारीगर होते थे, योद्धा होते थे, निरीक्षक होते थे और मंत्री होते थे। तो ये सारे होते थे। ठीक है, अब मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। इसने कहा है कि भैया भारतीय समाज में शायद दास नहीं हुआ करते थे। अब इसमें लिखा है कि उनके अनुसार, यानी मेगास्थनीज के अनुसार क्या है, मौर्य काल में
कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, यानी कि जो हम आज कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज, वो नहीं कर सकता था। अपनी ही जाति में आपको विवाह करना है, जाति से बाहर नहीं करना है। और ना ही उससे भिन्न क्या है, पेशा अपना सकता था, यानी कि आपकी जाति में जो भी पेशा अपनाया गया है आप उसको करिए और इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते, यानी कि व्यापार और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतिहासकार अब आता है नाम स्मिथ। तो ठीक है, तो स्मिथ के अनुसार क्या है, हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का क्या मिलता है, 5 प्रांत मिलते हैं, राइट। अशोक के जो अभिलेख है उसमें क्या 5 प्रांत मिलते हैं। ठीक है, जैसे मतलब चलिए फिर से एक बार देखते हैं क्या बोला उन्होंने। तो यहाँ लिखा है कि जो ये है स्मिथ हैं वो क्या कहते हैं कि हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक, या 5 प्रांतों के नाम लिखे हैं। ठीक है, और ये कहाँ है, अशोक के अभिलेखों में है। ठीक है, तो उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला गैस ये कहाँ पे है, ये है हमारा पाकिस्तान, रावलपिंडी पेशावर वाला एरिया है, बिल्कुल ही ऊपर की तरफ है। आज जहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है उसी के क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाइए तो आपको तक्षशिला वाली जगह मिलेगी। फिर लिखा है अवंती रट। देखिए गाइस, हमने जब 16 महाजनपद पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था अवंती। अवंती की कैपिटल क्या थी गाइस, उज्जैनी थी। ठीक है, ये उज्जैनी एक ये हो गया। ठीक है, एक प्रांत ये बोल दिया इसने, एक ये बोल दिया, तीसरा बोला है कलिंग। तो हम कलिंग को कैसे जानते हैं गाइस, ये उड़ीसा में है। कलिंग के राजा खारवेल और उनका हाथी गुफा अभिलेख, तो इससे हम थोड़ा सा जानते हैं। तो उनकी राजधानी थी तोसली, राइट। तो एक हो गया आपका दक्षिणाप्रत। दक्षिणाप्रत क्या है दोस्तों, यह है स्वर्णगिरी, मतलब इसकी राजधानी है स्वर्णगिरी। फिर है पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश में आ जाता है पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भाग या बलि, गाइस ये क्या होता था, टैक्स होता था। ठीक है, इसने लिखा है भाग या जो बलि है वो प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी कि आज भी जो सरकार का जो राजस्व आता है, यानी कि जो रेवेन्यू आता है वो मोस्टली कहाँ से आता है, मोस्टली क्या आता कहाँ से है, जो हम और आप मतलब जो भी कमा रहा है उसकी इनकम में से जो टैक्स जाता है। ठीक है, मतलब जो भी टैक्स हम और आप दे रहे हैं वो ही सरकार का क्या है, रेवेन्यू है। ओके, तो उस वक्त भी यही था, जो आपका भाग था ये या बलि थी, ये क्या था, कर था, और यही राजस्व का स्रोत भी हुआ करता था। फिर लिखा है अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। इसका मतलब ये हो गया कि जो भूमि होती थी उसका जो मालिक होता था वो कौन होता था, राजा होता था। वह भूमि से उत्पन्न जो उत्पाद है उसमें से उसके एक भाग का अधिकारी होता था। मतलब सपोज कि उसके टोटल इतने 100% है तो उसका जो एक भाग है उसका जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, राजा होता था। और इस प्रकार का जो भाग, मतलब इस कर को हम क्या बोलते थे, भाग बोलते थे, मतलब कर का नाम है भाग। ओके, तो इसकी इसी प्रकार जो है बलि भी क्या है, राजस्व का स्रोत है। मतलब इसने कहा कि भाग और जो बलि है वो दोनों क्या है, आपके उस टाइम के टैक्स थे। चलिए, इसमें लिखा है मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य कौन करता था। देखिए, तो राजस्व को एकत्र करने का कार्य कौन करता था, समाहर्ता। फिर लिखा है अंतपाल सीमा रक्षक और सीमावर्ती दुर्गों की। देखिए, अंतपाल ये क्या करता था, सीमा रक्षक था, सीमावर्ती दुर्गों की क्या करता था, देखभाल करता था। जबकि प्रदेष्टा जो है विषयों या फिर कमिश्नरियों का क्या होता था, प्रशासक होता था। यानी 3, एक समाहर्ता होता था जो राजस्व एकत्रित करता था, और ये क्या है, आप सीमाओं की रक्षा करता था। फिर प्रदेष्टा क्या करता था, जो विषय है या कमिश्नरी है उनका प्रशासक था, उनका क्या था, प्रशासक था। तो ये 3 नाम आ गए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उपरोक्त पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी हैं। देखिए, अब इसमें अन्य पदाधिकारी इसे गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा। जैसे इसमें लिखा है पण्याध्यक्ष, तो पण्याध्यक्ष क्या होता था, वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। थोड़े बहुत तो आपको नाम से पता चल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर पाए। तो जो इसमें लिखा है पण्याध्यक्ष कौन होता था, वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। फिर एक होता था सुरा या फिर होता था सूनाध्यक्ष। ये किसका होता था गाइस, ये होता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। फिर गणिका अध्यक्ष जो होती थी आपकी वेश्याओं का निरीक्षक होता था। फिर सीता अध्यक्ष क्या होता था, जो राजकीय कृषि विभाग उसका अध्यक्ष होता था। ठीक है, फिर अकारा अध्यक्ष होता था, खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणा अध्यक्ष कौन होता था, छापे खाने का अध्यक्ष होता था। फिर देखिए लोहाध्यक्ष आपका जो धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। इसे आप कम से कम 4-5 बार पढ़िए और आपको ये याद हो जाएगा। नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ऐसा कुछ होता था। ठीक है, थोड़ा बहुत आप समझने लगेंगे कि क्या क्या होता था। फिर ठीक है, लिखा है अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्य
परित्य पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का जो है अनुमति दी गई थी। ठीक है, किसकी विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि मौर्यकालीन समाज में जो है तलाक की प्रथा थी, मतलब कि स्त्री या पुरुष एक दूसरे को तलाक दे सकते थे पति के बहुत समय तक। अब तलाक का रीज़न क्या होना चाहिए, ठीक है, कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए जिसकी वजह से तलाक दिया जाए। तो इसने कहा कि पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या शरीर में कोई दोष हो जाने की वजह से जो है पत्नी जो है पति का त्याग कर सकती थी। ठीक है, इसी प्रकार पत्नी के क्या है व्याभिचारिणी होने या फिर क्या है बंध्या होने जैसी दशाओं में जो है पत्नी जो है पति का त्याग कर सकता था, मतलब पति पत्नी एक दूसरे का त्याग कर सकते थे कुछ कारणों की वजह से। फिर लिखा है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा जो है व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया। ठीक है, मनु ने विदेशियों को क्या बोला, ये व्रात्य क्षत्रिय बोला। फिर इसमें लिखा है सारनाथ स्तंभ जो है, सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। ठीक है, हम सभी जानते हैं। और इस स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, एक सिंह की आकृति बनी हुई है, वो क्या है, शक्ति का प्रतीक। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है अशोक ने करवाया था। उसमें जो स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, एक सिंह बना है और वो क्या है, आपका शक्ति का प्रतीक। और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने जो है, भारत सरकार का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है। जैसे दोस्तों आप मेरा जो लोगो मतलब मेरी जो चैनल का लोगो है या चैनल की जो पिक है आप उस पर देखेंगे, ये वही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से, मतलब मौर्य टाइम में जो भी स्तंभ बने हुए थे जितने भी, तो वो सारे चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। ठीक है, चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि किससे बनाए गए थे। फिर लिखा है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची का स्तूप गाइस कहाँ पे है, ये है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इसका निर्माण किसने, अशोक ने करवाया था। और इस स्तूप का आरंभिक काल जो है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि जो भरहुत का स्तूप है, देखिए गाइस अब 1-2 स्तूप आ रहे हैं। अभी हमने सारनाथ पढ़ लिया, ठीक है, फिर यहाँ हमने कौन सा पढ़ लिया, सांची का स्तूप पढ़ लिया। फिर हम अब जो पढ़ेंगे वो है भरहुत का स्तूप। गाइस ये भी कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश के कहाँ, सताना जिले में स्थित है। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, सारे एक साथ पढ़ेंगे, राइट। तो अभी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम अशोक की बात कर रहे हैं तो अशोक से रिलेटेड जो भी है आपका, तो वहाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक हो गया सारनाथ का और दूसरा हो गया आपका सांची का स्तूप हो गया, और तीसरा आपका भरूच। तो ये देखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में है, आपका ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये रायसेन जिले में है लेकिन ये सताना जिले में। ठीक है, अब इससे लिखा है सांची तथा भरहुत के स्तूप की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। गाइस ये नाम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है अमरावती का जो है स्तूप है, अमरावती कहाँ पे गाइस बताइएगा, अमरावती आई थिंक अब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो अमरावती का स्तूप है आंध्र प्रदेश। देखिएगा इस आगे आंसर। ठीक है, जो अभी हमने क्या देखा है कि जो आंध्र प्रदेश है उसके 2 भाग हो गए हैं, एक हो गया तेलंगाना, दूसरा हो गया अमरावती। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो गाइस हैदराबाद है, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी 3 राजधानियाँ बनाई गई थी जिसमें एक अमरावती भी है। ठीक है, तो अमरावती का जो स्तूप है वो गाइस आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने यानी कि राइट साइड पर स्थित है। ठीक है, फिर लिखा है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया। किसने लगाया, किसका, अमरावती का जो स्तूप है इसका पता किसने लगाया, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया था गाइस। फिर लिखा है जो सारनाथ है, सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्य। ठीक है, और यहाँ जो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो गाइस है गुप्तकालीन, जो बिना आधार के समतल भूमि पर है। आधार का मतलब क्या होता है, जो नीचे पहले आधार बना होता है उसके ऊपर कोई स्तूप बना होता है, राइट। पत्थरों का कोई आधार बना होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे आधार जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सीधे एक भूमि पर है। कौन सा वाला गाइस, सारनाथ का धमेक स्तूप, और ये गुप्तकालीन है ना कि मौर्यकाल का। फिर लिखा है बिहार के पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप क्या है, बुलंदीबाग और कुम्भरहार में की गई जो खुदाई है उसमें मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं गाइस, पटना पाटलिपुत्र में मिले हैं, बुलंदीबाग और कुम्हार में मिले हैं। क्या मिले हैं, लकड़ी के विशाल भवन मिले हैं। मतलब भवन जो मिले हैं वो ईंट के नहीं मिले हैं, किसी पत्थर के नहीं मिले हैं,
तो ये किसके मिले हैं? लकड़ी के मिले हैं। तो इस प्रकार इन्हें जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? स्पूनर महोदय को जाता है, यानी स्पूनर एक व्यक्ति हैं, उनको जाता है। ठीक है, फिर बुलंदीबाग से जो है नगर के परकोटे के अवशेष, दो नाम, एक हमने बुलंदीबाग पढ़ा, एक कुम्भहार पढ़ा। ठीक है, तो बुलंदीबाग से क्या मिला है? परकोटे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दूसरा कुम्भहार से क्या मिला है? आपका राज्य प्रसाद के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है, और जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने क्या है 184 BC में, यानी ईसा पूर्व में क्या है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में क्या है पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना गया। यानी कि इसने कहा जो मौर्य डायनेस्टी है, ठीक है, तो जो मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य है, उसका जो अंतिम शासक है गाइस, उसका नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त की जो हत्या किसने करी थी गाइस? करी थी पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, और ये शुंग राजवंश का था। यानी इसके बाद जो आने वाला है वो आपका है शुंग वंश आने वाला है, और उसमें भी किसने जो है सबसे लास्ट जो शासक है उसकी हत्या करी है, यानी कि ब्रह्मदत्त की हत्या करी है पुष्यमित्र शुंग, और ये जो है संस्थापक हो जाएंगे आपके शुंग वंश के। ठीक है, तो ईसा पूर्व की जो है कुछ शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने क्या है गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। मतलब क्या है वाटर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया। किसने दिया? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने, और किसने? अशोक ने दिया। ठीक है, इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है सुदर्शन झील की खुदवाई कराई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था गाइस? सुदर्शन झील की खुदाई करवाई है। अब अशोक ने क्या करा? तीसरी मतलब जो है 3rd सेंचुरी BC में क्या करवाया? नहरें निकलवाई। ठीक है, एक ने झील बनवा दी, एक ने वहाँ पे नहरें निकलवा दी। ठीक है, फिर लिखा है क्षत्रप क्या है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो ये जो 2 काम हुए हैं उसका जो है वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा है जूनागढ़ के जो शासक थे वो रुद्रदामन है, तो इन्होंने क्या है झील की मरम्मत करवाई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा? सुदर्शन झील। ठीक है, फिर अशोक ने क्या करा गाइस? नहर। ठीक है, फिर आते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, अब रुद्रदामन ने क्या कराया? जो ये झील थी गाइस सुदर्शन झील, उसकी मरम्मत करवा दी। ठीक है, तो यानी कि 3 ये हो गया रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या कराया? इस झील की मरम्मत। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? इसमें लिखा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, भारतीय साम्राज्य की बात हो रही तो गाइस ये किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। ठीक है, ठीक है, अब वे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है, बिल्कुल भारत का। ठीक है, तो वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने जो है बृहत्तर भारत मतलब मैक्सिमम जो है भारत है उस पर अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, हमने इसकी जो है उसकी जो सीमाएं थी उत्तर, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो भी हमने देखी थी, जिसका विस्तार इसने कहा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उससे बड़ा था, और इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। ठीक है, और उसने ही जो है भारत में सर्वप्रथम क्या है राजनीतिक रूप से एकबद्धता लाई, यानी कि भारत को एक साथ दिया है जोड़ा। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? गाइस ये वही क्वेश्चन है, सेम है, तो रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ठीक है, तो इसमें गाइस कौन सा है सबसे पुराना? तो है सबसे पुराना है आपका मौर्य। ठीक है, तो लिखा है उपरोक्त सभी विकल्पों में, देखिए एक्चुअली क्या है, इससे भी पुराना हो सकता था कोई। ठीक है, यही सबसे पुराना है नहीं। चलिए अब देखते हैं एक्चुअली क्या है कि जो विकल्पों में सबसे पुराना जो है हमारे पास मौर्य है। ठीक है, तो इसका जो समय यानी कि टाइम पीरियड था वो था आपका 321 से लेकर 184 BC तक का था। और मौर्य राजवंश की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश आता है, उसके बाद गुप्त वंश आता है, राजवंश आता है, और फिर वर्धन राजवंश आता है। तो गाइज ये हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, छूटेगा गाइस कुछ भी नहीं, और जो हमारी सीरीज़ है वो होगी पूरी कंप्लीट, तो आप खुश हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो यानी इसने कहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन आपको मिलेगा। तो गाइस वो है आपकी विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त की क्या है? मुद्रा राक्षस है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम लोग।
चलिए, तो यहाँ पे लिखा है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है विस्तृत सूचना मिलती है। और इस ग्रंथ में क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में क्या है जो चंद्रगुप्त मौर्य है गाइस, उसको किसका पुत्र माना गया है? नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल या फिर कुलहीन बताया गया है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस किसकी है गाइस? विशाख दत्त की है। फिर लिखा है कि यूनानी लेख जस्टिन द्वारा, सॉरी लेखक हैं जस्टिन, उनके द्वारा क्या है सेंडोकोटस कहा गया। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जैसे, तो जस्टिन द्वारा जो है सेंडोकोटस किसको कहा गया था गाइस? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था गाइस। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, हमने कहा कि विलियम जोन्स वीजे ने जो है वीजे जो पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या है सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और फिर आता है एरियन एंड प्लूटार्क। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इनको एंड्रोकोटस बोलते हैं। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं? एंड्रोकोटस। वीजे कहते हैं सेंडोकोटस, वीजे यानी कि विलियम जोन्स, और ए और पी बोलते हैं यानी कि आपका हो गया एरियन एंड प्लूटार्क। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं? एंड्रोकोटस, सेंडोकोटस, एंड्रोकोटस। जबकि जो जस्टिन है, ठीक है, जस्टिन क्या है? सेंडोकोटस और सिकंदर, जो सिकंदर है और सेंडोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी भेंट का उल्लेख करते हैं। तो ये हमने टोटल नोट्स में पढ़ा था गाइस। मेरा आपसे कहना है कि अगर व्याख्या और नोट्स बराबर हैं तो प्लीज़ इस पर आप लिख दीजिए सेम, और इस पर आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, वही चीज़ दोबारा लिखी है, आप इतना टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी? गाइस हमने पढ़ा, अभी विलियम जोन्स पढ़ा। और जो जस्टिन से उन्होंने भी कहा कि जो सेंडोकोटस है, और उन्होंने उल्लेख किया था किसकी भेंट का? सेंडोकोटस और सिकंदर, इन दोनों की भेंट का उल्लेख किया था। फिर लिखा निम्नलिखित में से किसने सेंडोकोटस और जो है सिकंदर, वही है जस्टिन, मतलब इन्होंने कहा सेंडोकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किसने किया था? गाइस जस्टिन ने किया था। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट हो रहे हैं, राइट। फिर लिखा है कौटिल्य क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अब ये कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री? तो कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लिखा है कौटिल्य इतिहास के विष्णुगुप्त, मतलब इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य भी था, इन दो नाम से विख्यात। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का क्या है? एक क्षत्रिय सम्राट बना, जो कौटिल्य प्रधानमंत्री तो बना। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। कौन? कौटिल्य। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। मतलब कौटिल्य की कौन सी थी? अर्थशास्त्र। जो अभी हम नोट्स में देख रहे थे बार बार अर्थशास्त्र, वो क्या थी गाइस? कौटिल्य की किताब का नाम था। ठीक है, तो लिखा है ये भारत में जो है राज शासन के ऊपर जो है उपलब्ध क्या है? प्राचीनतम रचना है। यानी कि अगर आप राज शासन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्राचीनतम रचना कौन सी है? आपकी अर्थशास्त्र है। और किसके द्वारा है गाइस? कौटिल्य के द्वारा है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब लिखा है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ओके, तो गाइस इसका आंसर अभी हमने पढ़ा, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम था। अब लिखा है ऋषि चाणक्य उनके पिता का नाम था। ठीक है, ऋषि चणक उनके पिता का नाम था। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में जो है कौटिल्य और क्या है एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त के नाम से साम्यता चाणक्य से की जाती है। मतलब ये दोनों जो है आपके, यानी कि कौटिल्य और जो विष्णुगुप्त है वो कौन है? आपके चाणक्य है। ठीक है, यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त क्या है? आपके चाणक्य है। ठीक है, फिर लिखा है पुराणों में इसे क्या बोला गया है? द्विजस मतलब होता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। तो प्रश्न में जो है बचपन के नाम की बात की गई है। ठीक है, बचपन का नाम पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है चाणक्य पर विशेष ध्यान जो है अध्ययन करने वाले जो विद्वान है उनका नाम है क्या है? ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य और कौटिल्य नाम जो है चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष जो है निकाला है कि जो चाणक्य है और विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। ओके, यह तो कहानी बदल गई। फिर लिखा है आयोग ने, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या है? विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित किया है। ठीक है, इसका आंसर सी बताया है, यानी कि विष्णुगुप्त बताया है। फिर इसने लिखा है चाणक्य का अन्य नाम कौन सा है गाइस? अब याद हो गया होगा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11।
जिसमें लिखा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। गाइस बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की होगी किसी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राजनीतिक शास्त्र की एक बुक है, ठीक है। इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा जो है मौर्य काल में रचित जो अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांत और क्या है अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए जो है मंडल सिद्धांत है, ठीक है। तो गाइस क्या है इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की क्या है व्याख्या करते हैं। तो इसके अलावा इसमें क्या है सप्तांग सिद्धांत है, और सप्तांग से इंपॉर्टेंट है गाइस। तो सप्तांग सिद्धांत क्या है गाइस, हमने पढ़ा था क्या, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, फिर दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है, और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प, व्यापार जो व्यवस्था है काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलती है, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है गाइस, इसमें लिखा है डी शासन के सिद्धांत की पुस्तक, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का 7वां अंक कौन सा है, जो हमने सबसे लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसका क्रम याद रखिएगा, और सबसे लास्ट में गाइस था मित्र, क्या था गाइस, मित्र। तो इसमें लिखा है जो सुहृद यानी कि मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है, और इसमें लिखा है जो है ये जो है मित्र है वो क्या है राज्य के कान है। फिर राजा के मित्र शांति एवं जो है युद्ध काल दोनों में ही उनकी सहायता करते थे, और इस संबंध में कौटिल्य जो है सहज यानी कि आदर्श तथा जो है कृत्रिम मित्र में भेद करते थे, ठीक है। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक जो है श्रेष्ठ होता था, और जिस राजा के मित्र क्या है लोभी, कामी, कायर होते थे उसका जो विनाश अवश्य भावी है, मतलब जरूर होना है। जिसके भी मित्र ऐसे होते थे लोभी, कामी, कायर होते थे, उस राजा का समझ लीजिए विनाश होना ही होना है, ठीक है। फिर लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए क्या लिखा है, राजनीतिक नीतियाँ, तो इसका आंसर है बी यानी कि राजनीतिक नीतियाँ, सही लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, और ये वस्तुतः क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। हाँ, कहा जाए कि ये क्या देखिए राजनीतिक शास्त्र का यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, अपितु जो है राजनीतिक शास्त्र का क्या है एक अद्वितीय ग्रंथ है, यानी अद्वितीय है। देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखा है, ये अद्वितीय ग्रंथ है, और इसमें क्या है मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। तो गाइस किसकी की गई थी, तो जो हमारा अर्थशास्त्र है यानी कि कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना हमने किससे करी है, मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। तो इसमें लिखा है किसके शासनकाल में क्या है डीमेकस भारत आया था। तो देखिए गाइस डीमेकस, आइए इसका देखें, इसमें लिखा है स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा उनका नाम क्या था एंटियोकस। एंटियोकस क्या करते हैं डिमेकस या डाइमेकस, ठीक है, ये दोनों लिखा हो सकता है, तो डिमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत क्या करते हैं बिंदुसार। गाइस याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में कौन सा राजदूत भारत आया था, किस राजा ने भेजा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 होंगे या 9, 10, 11 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसने कहा जो डाइमेकस है या डीमेकस है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदुसार, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अशोक, और सबसे लास्ट वाला हमने देखा था, ठीक है। तो बिंदुसार के टाइम में आया था, ये क्या है मेगास्थनीज के स्थान पर आया था, ठीक है, मेगास्थनीज आता है उसके स्थान पर कौन आता है डाइमेकस आता है, डीमेकस या डाइमेकस। फिर लिखा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, किसका बना है, लकड़ी का बना था गाइस, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है, बिहार पाटलिपुत्र में लकड़ी के भवन मिले हैं बड़े बड़े। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वही चीज़ लिखी है, सेम लिखा है गाइस, हम एक बार पढ़ लेते हैं, आप इस पे एस लिखिए, दोबारा आपको नहीं पढ़ना है, अगर इतना ही मन करे पढ़ने का तो वहाँ नोट्स में जाइए। तो यहाँ लिखा है बिहार में जो है पटना है पाटलिपुत्र के समीप क्या है बुलंदीबाग या कुम्भहार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं, हमने अभी पढ़ा है। फिर लिखा है इन्हें जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, स्पूनर महोदय को जाता है। और बुलंदीबाग से क्या है नगर के परकोटे का जो है अवशेष मिला है, और कुम्भहार से क्या है राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो लिखा है किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भहार से मिले हैं। तो गाइस किसके मिले हैं,
क्या पाटलिपुत्र के मिले हैं? बिल्कुल, अभी हमने देखा था पटना पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। लिखा है बुलंदीवार प्राचीन स्थान था, कहाँ का था गाइस? पाटलिपुत्र का था। अभी हमने पढ़ा है दो जगह, कुम्भलहार और बुलंदीबाग, ये दोनों पढ़ा है। तो इसमें लिखा है बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था और यहाँ से उत्खनन से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और इन्हें प्रकाश में लाने का काम किसने किया है? स्पूनर ने किया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है, अब हम आते हैं दक्कन पे। दक्कन पे कौन सा मौर्य राजा पहुंचता है गाइस? ये पहुंचते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचते हैं। आइए बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय जो है प्राप्त की थी। तो इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। मतलब ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? अशोक के अभिलेख से मिलेगी, जैन और तमिल साक्ष्यों से मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ की बात हो रही है आपकी गाइस? तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं गाइस? दक्कन की और दक्षिण विजय की बात कर रहे हैं। दक्कन विजय, दक्षिण विजय। तो दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में अशोक के जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र जो है कलिंग विजय की मतलब कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में क्या दक्षिण में विजय का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा। मतलब इसने कहा कि एक नाम है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, एक नाम है आपके पास अशोक। अशोक ने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे विजय करी थी? कलिंग पे। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो कहाँ किसके द्वारा की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगर ये नहीं होता है तो आप बिल्कुल अशोक पे जाइएगा, फिलहाल नहीं जाएंगे आप। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो बिंदुसार की विजय अत्यंत जो है संदिग्ध थी, अतः इतिहास में इसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया गया। मतलब जो बिंदुसार है उसको एक विजेता नहीं कहा गया है। मतलब उसने ऐसा किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की होगी, इसलिए। ठीक है, फिर जैन और तमिल साक्ष्य में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण विजय है उसका उल्लेख मिलता है, उसके साक्ष्य मिलते हैं या पुष्टि होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता। ठीक है, मालवा आपका एमपी वाला पार्ट हो जाएगा, गुजरात आप जानते हैं, महाराष्ट्र आप जानते हैं। तो ये एक नाम आ सकता है जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसमें देखते हैं। लिखा है कि राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण कौन करता है गाइस? चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ है और प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो कहाँ है? व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश में होता है। मतलब इसने का जो प्रारंभिक विजय होती है तो उसमें साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है? व्यास टू सिंधु नदी तक है। ठीक है, फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब रुद्रदामन का अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़। तो उसमें बताया गया भैया इनकी जो सीमा है वो पश्चिमी भारत तक भी है। ठीक है, अब जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, इसमें लिखा है कि जो स्वराष्ट्र है, स्वराष्ट्र गुजरात में है। ठीक है, तो स्वराष्ट्र के साथ साथ जो अवंती आपका मध्य प्रदेश में आता है, पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, यानी कि गुजरात पे भी था, आपका मध्य प्रदेश अवंती यानी कि मालवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी था। फिर जो इसकी मृत्यु के समय अब इसने कहा है कि कहाँ से कहाँ तक, तो गाइस ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ था गाइस? ये सपोज इंडिया है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला है। तो यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है जो कि आपका पाकिस्तान में आता है, वहाँ से लेकर यहाँ बे ऑफ बंगाल तक था। ऊपर जो है आपका गाइस कहाँ क्या है? ये हिमालय है, हिमालयन रेंज है, वहाँ से लेकर कहाँ तक है? नीचे कर्नाटका में मैसूर तक इनका जो साम्राज्य का विस्तार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अभिलेख, जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो देखिए गाइस, अभी हमने पढ़ा जो जूनागढ़ अभिलेख है, किसका? रुद्रदामन का अभिलेख है, उससे पता चलता है गाइस कि पश्चिम की तरफ है। यानी इसका आंसर देखिए गाइस क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इसका आंसर। अभी हमने पढ़ा जस्ट। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें। एक्चुअली क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके एक राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल जो है उनका नाम है आपका ओके, तो उनका नाम है पुष्यगुप्त। ठीक है, ये कहाँ पे थे इस वक्त? ये थे आनर्त या सौराष्ट्र यानी कि गुजरात वाला एरिया है ये। ठीक है, और इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें मिलेगा। तो ये क्या करते हैं? सिंचाई के बांध का निर्माण करते हैं। कौन? पुष्यगुप्त करते हैं। और ये किसके राज्यपाल हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो जिससे यह भी सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत पर क्या है जो है मौर्य साम्राज्य, मतलब जो पश्चिम भारत है वो मौर्य साम्राज्य में ही शामिल था। किससे मिलता है आपको? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसने पश्चिम किसको मान लिया? गुजरात, सौराष्ट्र वाला जो एरिया है उसको उसने पश्चिम मान लिया। तो ऑब्वियसली जब ये सारे आपको प्रमाण मिलते हैं तो आप मानेंगे पश्चिम भारत में था। और किस अभिलेख में? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। फिर लिखा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ये फिर से वही हो गया कि गुजरात, देखिए पश्चिम भारत माना गया है गुजरात को, सौराष्ट्र को। तो ये कहाँ पे था गाइस? बी आंसर है इसका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए
फिर लिखा है सेल्यूकस, जिसको क्या है अलेक्जेंडर द्वारा जो है सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ओके को किस भारतीय राजा ने हराया था, यानी इसने कहा सेल्यूकस को किसने हराया था। तो गाइस हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़े थे तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ था उसमें ये था कि जो सिकंदर का जो साम्राज्य होता है उसके पूर्वी भाग में कौन राज कर रहा होता है, सेल्यूकस राज कर रहा होता है, और इसे कौन हराता है, अपने चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वैसे तो सेम ही होगी। कब 305 ईस्वी में हराते हैं। देखिए क्या लिखा है, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक थे कौन थे, सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 में परास्त किया था। किसने परास्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। गाइस अगर आप नोट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना तो क्वेश्चन में इतना टाइम बचता है, और नोट्स क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप नोट्स को ही कम से कम 3-4 बार पढ़ डालिए, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे तो गाइस क्वेश्चन की व्याख्या मुश्किल से ऐसे होंगे 10 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें व्याख्या में कुछ नया लिखा हुआ है, नहीं तो सारी की सारी चीज़ पुरानी लिखी हुई है, ठीक है। कुछ मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसके इतने क्वेश्चन हो गए, हमने कितने को 24 क्वेश्चन कर लिए और व्याख्या में कुछ भी नया देखा हो। मतलब इससे ये होगा कि आपको जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो ना, अब मैंने कहा एस लिख दीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा। अब सेकंड टाइम में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद क्या है आंसर आप देखो, और उसमें भी आप जो क्वेश्चन सेम है यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं तो गाइस उस पर लिखिए रिपीट, प्लीज़ ये काम करिए। इससे क्या होगा, आपको मुश्किल से अगर आपके पास 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपके छूट ही जाएंगे बिल्कुल, और व्याख्या तो आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन की छूटेगी क्योंकि वो सेम है, उस पर आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। मतलब ये जो है टाइम सेव करने का जो बहुत अच्छा तरीका है। आपकी जो पूरी 700 पन्ने की जो हिस्ट्री की बुक है, यानी कि जो आपकी घटना चक्र है 700 पन्ने की है, तो 700 पन्ने तो गैस आपको पढ़ने ही नहीं है। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे ना तो मुश्किल से, अगर आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो मुश्किल से पता है कितने पन्नों में बन जाएंगे, 70 से 80 पन्नों में आपके पूरे जो है आपकी हैंड राइटिंग में जो है 70 से 80 पन्नों में आप पूरी हिस्ट्री के ना 700 पेजेस के नोट्स बना सकते हैं, और विद क्वेश्चन की व्याख्या जो नहीं है वो लिख के। मतलब जो सेम है उसको आप स्किप करिए, छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन जो सेम है उसको स्किप करिए, छोड़ दीजिए, व्याख्या लिखिए आप सिर्फ, ठीक है। तो मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी व्याख्या आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसकी आपको पूरी व्याख्या नहीं लिखनी होगी, सिर्फ 1 या 2 लाइन लिखनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं लिखी होंगी, ठीक है। तो इतना आसान है किसी भी बुक को याद करना या उसके नोट्स बनाना, बहुत आसान है गाइस। बस पहली बार में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ जैसे मेरे जो वीडियोज़ है उससे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि मैं जहाँ आपको बता दूँ कि जहाँ आप लिख दीजिए रिपीट, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसको मुझे दोबारा नहीं देखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन है, आप इस पर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। अगर आप 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड भी करते हैं तो वो टाइम वेस्ट ही होता है। व्याख्या पढ़ने में अगर आप जो है व्याख्या पढ़ने में भी अगर आप 5 सेकंड लगाते हैं तो वो आप टाइम वेस्ट करिए, यानी कि आप 10 सेकंड बचा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये करिएगा, ठीक है। ये मतलब ये मेरे द्वारा जो है अपनाई गई ट्रिक है, मतलब मैं अपना टाइम ऐसे बचा लेती हूँ। हालांकि आपको इस बुक में नहीं दिखेगा ऐसा कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी पुरानी बुक है गाइस, ये है 2021 की बुक जो मैंने अभी नहीं खरीदी थी, ठीक है। आप लोगों के लिए खरीदी है 2021 की। जो मेरी पहले वाली जो पुरानी बुक है ओल्ड एडिशन मेरे पास जो है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे मेरी पूरी बुक में कलर ही कलर है, कलर ही कलर ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था गाइस, अभी हमने पढ़ा जस्ट 305 में किया था। अगर आप वहाँ की व्याख्या में 305 या आपके नोट्स को 305 याद है तो गाइस क्या क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट हुआ, मतलब देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये पढ़ा और बस मुझे आंसर पता है, हम कितनी जल्दी आगे बढ़ जाएं। और ये गाइस ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज जब आपको ये आईएएस से है, आईएएस का, हालांकि ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आप चंद्रगुप्त आप मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे कि हाँ भैया ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है हिसाब किताब, नहीं मौर्य साम्राज्य का है हिसाब किताब। देखो अशोक से लेकर उसके शासनकाल के अंतिम समय तक इसका आंसर है, ठीक है। ये इसने क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है दिए गए मानचित्र संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो यह अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक का है। इसकी व्याख्या आप पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन आप स्किप करिए प्लीज़। अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं करें और अगर आईएएस की तैयारी करें तो उसका लेवल तो भैया कुछ और ही होता है, ठीक है। हम तो स्टेट पीसीएस और फिर हम एसएससी का देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, हम आरओ एआरओ का देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि किसने सहिष्णुता उदारता करुणा के त्रिविध आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना करी, तो गाइस इसका आंसर है अशोक। जब दया वया की बात आ जाए तो सारे अशोक पे लिख दीजिएगा,
लिखा है अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखकर ही एक ऐसे जो है व्यवहारिक धम्म, इसे क्या बोला, धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन जो है आसानी से सब लोग कर सके। तो अशोक का जो धम्म है वो सदाचार का धर्म है, सदाचार का धर्म है, और ये एक ऐसी नैतिक नियम था जिसका जो है संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था। मतलब इसका कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था, ये सभी के लिए था, ठीक है। लेकिन ये भी था कि जोर नहीं दिया जा रहा था, ये आसानी से जिसको मन है वो करे, ठीक है, और करे वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे, और सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके क्या थे, त्रिविध आयाम थे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। लिखा है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है श्रीलंका, ठीक है। हमने क्योंकि उसकी दक्षिणी सीमा देखी थी, वो मैसूर कर्नाटका तक थी, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में जो है स्थित नहीं था। अशोक की द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अशोक का जो अधिकार है वो चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपड़ी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, मतलब हर जगह था, क्योंकि इन राज्यों को जो है प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कहाँ नहीं था। देखिए गाइस हम कहाँ पहुँचे हैं, दक्षिण में मैसूर कर्नाटका तक पहुँचे थे। उसके बाद जो भी है, जैसे आपका हो गया चोल हो गया, पांड्य हो गया, आपका सतीपुत्र, केरलपुत्र हो गया, ताम्रपड़ी मतलब श्रीलंका, ये सब उसके साम्राज्य में नहीं आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो दक्षिण भारतीय राज्य का अभिलेख हमने जो देखे थे कि अशोक के शिलालेख थे कितने, 14 थे, ठीक है। उसमें से आपको दक्षिण भारतीय राज्य का अभिलेख कहाँ मिलता है गाइस, द्वितीय शिलालेख में मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। हमने पढ़ा था कौन कौन से वो 3 वर्ग थे। एक तो था शिलालेख, यानी कि पत्थर की एक शिला होती है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हमने पढ़ा, अशोक का था ये, ठीक है। दूसरा है स्तंभ, कोई बड़ा सा स्तंभ होगा, उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा है गुहालेख, यानी कि गुफाएं हैं, गुफाओं की दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो गुहालेख हो गया। फिर लिखा है अशोक के द्वितीय जो है बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये उसके साम्राज्य में थे नहीं, लेकिन ये मिलता कहाँ है, द्वितीय बृहद, लघु शिलालेख होते हैं, बृहद शिलालेख होते हैं, उसमें भी जो बृहद शिलालेख है उसमें मिला है। इसमें लिखा भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था। अस्पताल और औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था गाइस, दया वया और ये सारी चीज़ें अशोक के अंदर थी, तो अशोक ने करवाया था यहाँ पे, ठीक है। लिखा है कि सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता या लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, यानी कि लोगों का कल्याण करना। और धम्म में हम देख चुके हैं सहिष्णुता, करुणा और उदारता, ये सारी चीज़ें। तो वह ना केवल जो है मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति जो है उदारता का दृष्टिकोण रखता था, मतलब संपूर्ण, मतलब जानवरों के प्रति भी, मानव के प्रति भी, सबके, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इसी कारण उसने जो है पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं की खुदाई करवाई। फिर लिखा है अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य और जो है पशुओं के लिए क्या है उपयोगी औषधि हेतु क्या है प्रथम अस्पताल यानी कि औषधाला और क्या है औषधि बाग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको पता होना चाहिए। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे और भी शासक आए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करवाया है, जैसे फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें लिखा है कि जो अशोक है, अशोक ने जो है, इसमें क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। मतलब ये प्रमाण कहाँ मिलता है कि अशोक बौद्ध हो गए थे और हिंदू धर्म में जो आस्था है उनकी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये आपको मिलता है देवना प्रिय की उपाधि, यानी कि जो उन्होंने उपाधि धारण की थी वो थी देवना प्रिय, ठीक है। प्रियदर्शिका ये सारी और देवना प्रिय उनकी जो है उपाधियाँ थी, ठीक है। लिखा है अशोक जो है 272 BC यानी कि ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज्य सिंहासन पर बैठते हैं। कब, 272, ठीक है। लेकिन उनका जो राज्य अभिषेक होता है गाइस, देखिए सिंहासन पे ये कब बैठते हैं, 272 में। राज्य अभिषेक होता है उनका 269 में होता है। और उनके अभिलेखों में सर्वप्रथम उन्हें क्या बोला, देवना प्रिय, यानी कि देवना प्रिय और या देवना प्रिय, ठीक है, यानी कि देवना प्रियदसी,
कहा गया। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है गाइस? इसका अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय है, देखने में सुंदर। तो इससे उनकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते रहते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया या मानने लगे तो हिंदू धर्म को इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो गाइस देखिए, तो दो थे हमारे पास, एक था हमारे पास महावंश था और एक हमारे पास था दीपवंश था, राइट। तो दीपवंश और महावंश एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जो हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ा है तो बौद्ध धर्म में हमने देखा कि 4 जो है संगतियाँ होती हैं बौद्ध धर्म में। 4 संगतियाँ होती हैं, जो उसमें से तीसरी संगति होती है वो किसके शासनकाल में होती है गाइस? अशोक के शासनकाल में होती है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है या प्रमाण कहाँ मिलता है कि अशोक के टाइम में हुई थी? 247 में हुई थी, 247 BC में होती है, अशोक के टाइम में होती है, राइट। यानी कि शासक अशोक थे। ठीक है, तो ये इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा दीपवंश और महावंश में मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है B23। ठीक है, सिंगली अनुश्रुतियों यानी कि दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में, हाँ कहाँ होती है? जो तीसरी जो बौद्ध संगति होती है वो होती है पाटलिपुत्र में। तो देखिए ये लिखा है कि पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? वो करते हैं मोगलीपुत्र तिस करते हैं। और यही भिक्षु हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत जो है अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में जो है शिक्षा दीक्षा दी है। ठीक है, इनका भी नाम है और भी है। ठीक है, फिर अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में हुई गई? अभी हमने पढ़ा पाटलिपुत्र में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन था बौद्ध धर्म का अनुयायी? एक तो आपके अशोक थे। ठीक है, तो अशोक और अशोक के पौत्र यानी कि अशोक के पुत्र के पुत्र यानी कि दशरथ। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है डी मतलब 2 and 4। तो अशोक और अशोक के पौत्र यानी कि दशरथ, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इन दोनों ने ही क्या उपाधि धारण की थी? देवाना प्रिय। ठीक है, दोनों ने ही करी थी। फिर लिखा है रज्जुक कौन थे भैया? तो मौर्य साम्राज्य में अधिकारी थे। रज्जुक क्या करते? राजस्व के अधिकारी, राजस्व संग्रह करने के अधिकारी। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। और चौथे स्तंभ लेख में कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और एक होता है गुहा लेख, जिसमें लिखा है चौथे स्तंभ लेख में रज्जुकों के पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथ में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी कैसे यहाँ, हाँ देखिए, इनकी जो नियुक्ति जो रज्जुक होते हैं ना, जो आजकल के जो जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यही हो गया ना, DM, जो आजकल DM होते थे वो उस टाइम रज्जुक होते थे। ठीक है, और इनका कार्य या इनके जो अधिकार थे गाइस क्या था? मैंने एक बताया था, सिर्फ मैंने बोला था राजस्व, और जबकि राजस्व भी था और न्याय, ये दोनों अधिकार होते थे इनके। अब इसने कहा कि सार्धवाहक किसे कहते थे? ये भी क्या होते थे? अधिकारी होते थे, लेकिन किसके? व्यापारियों के काफिले को सार्धवाहक किसको? व्यापारी के काफिलों को कहा जाता है। सॉरी गाइस, तो लिखा है कि मौर्य काल के व्यापारिक काफिले को क्या सातवाहक की संज्ञा दी जाती थी? इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। कई कुछ ऐसे रचनाकार हैं, मतलब उनके नाम आपको याद रखना है। कुछ विद्वान हैं जिनके नाम और उनकी रचनाएं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया, और जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, जैसे तो कुछ आपको इस तरह से वैसे याद रखने हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, कि आपको याद ना हो पाए। इतनी बार नाम आता है कि किसी को ऐसे ही याद हो जाएगा बिना याद किए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कई इसमें देखिए हम युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, और इसमें लिखा है अग्रहारिक। ठीक है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है कि कौन नहीं था? अग्रहारिक नहीं था, राइट। तो इसमें लिखा है युक्त कौन था? युक्त थे वे जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक क्या थे? वे केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें क्या है? न्यायिक अधिकार, जो अभी हमने पढ़ा था रज्जुक, वही है राजुक। ठीक है, फिर लिखा है उसमें क्या है? प्रादेशिक क्या? ये मंडल का प्रधान होता था, प्रधान अधिकारी होता था, और ये वर्तमान में क्या है? संभागीय आयुक्त की तरह है, और इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है, ये हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया?
तो किसने करवाया गाइस? अशोक ने करवाया। लिखा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया है और इस स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? सिंह की आकृति बनी है और ये क्या है? शक्ति का प्रतीक और जो है प्रकृति को जो है भारत मतलब इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने क्या है? भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है और ये स्तंभ जो है मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ जो है आपके चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। ये सब हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए एस। देखा निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है? तो गाइस इसका आंसर है आपका सांची का स्तूप, जो कि आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आइए देखें, तो इसमें लिखा है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसका जो है निर्माण है वो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का जो आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, तो इसका आंसर है सी। जबकि भरूच का स्तूप, ये गाइस हम पढ़ चुके हैं, अभी नोट्स में हमने पढ़ा था ये सारा, कि भरूच का स्तूप का है? मध्य प्रदेश में, सतना जिले में है। और जो है सांची और भरूच के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। फिर अमरावती का स्तूप हमने पढ़ा था, जो कि है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। ठीक है, फिर लिखा है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने क्या करा है कि 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। ठीक है, अब इसमें लिखा है, एक और लिखा है सारनाथ का धमेक स्तूप। ठीक है, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है वो आपका मौर्यकालीन ना होकर क्या है? गुप्तकालीन है और ये क्या, इस पर आधार नहीं है, समतल भूमि पे बनाया गाइस। हमने ये अभी पढ़ा था, ये नोट्स में पढ़ा था हमने। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें एस यानी कि सेम। फिर लिखा है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था गाइस? सेम क्वेश्चन है, इस पर आप लिखे रिपीट, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं सांची का स्तूप किसने बनवाया था गाइस? देखिए एमपी पीसीएस में कितनी बार आ चुका है और इसका आंसर भी आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कौशाम्बी, कुशीनारा, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है, तो इसने बताया कि यहाँ स्तूप के नाम लिखे हैं, मठ लिखे हैं, तो आपको मैच करना है कि इसका आंसर क्या है गाइस। तो इसका आंसर क्या है? देखिए अभी हमने जो है सारनाथ पढ़ा था, तो गाइस सारनाथ अभी हमने कहा, सारनाथ का क्या था गाइस? ओके चलिए, तो धमेक स्तूप कहाँ पे है गाइस? सांची का धमेक स्तूप, कौशाम्बी, कुशीनारा, सारनाथ, श्रावस्ती। ओके, चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कौशाम्बी में है घोषिताराम मठ और फिर आपका कुशीनारा में है राणा भट्ट। ओके, ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम किस पेपर में आया था। यूपीपीसीएस मेंस का पेपर है गाइस ये। ठीक है, इसमें लिखा है कौशाम्बी में है घोषिताराम मठ, फिर है कुशीनारा में राणा भर स्तूप है और सारनाथ धमेक स्तूप अभी हमने देखा। श्रावस्ती में क्या है? सहेत महत। ये गाइस याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये थोड़ा लीक से हट के आ गया, यानी कि इसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी नहीं था और ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तीर्थ स्थानों के समय जो है सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। फिर इसमें बताना है कि वो पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, कुछ ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले गए थे एल, हमने जो ऐसे शॉर्ट में लिखा था, एक लिखा था हमने एल, फिर हमने लिखा था के, और फिर देखिए एल से यहाँ पे क्या है लुम्बिनी। ठीक है, सबसे पहले ये गए थे लुम्बिनी, उसके बाद के से ये गए थे कपिल वस्तु, कुशीनारा, दो नाम है गए यहाँ पे, तो ये गए थे आपके कपिल वस्तु। लुम्बिनी के बाद ये गए थे कपिल वस्तु गए थे, और उसके बाद ये गए थे गया। ठीक है, तो लुम्बिनी, फिर कपिल वस्तु, फिर गया, फिर उसके बाद ये गए थे सारनाथ के बाद गए थे आपके कुशीनारा और देन श्रावस्ती। ठीक है, LKG ऐसे याद रखिएगा, LKG, फिर ये गए थे SKS। ठीक है, तो LKG SKS ऐसे करके याद रख लीजिएगा, और तो कुछ नहीं है इसकी ट्रिक। ठीक है, इसमें लिखा है कि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं को बंद कर दिया। ठीक है, ये हमने नोट्स में पढ़ा था। और क्या स्टार्ट करा इन्होंने? धर्म। ठीक है, अब उन्होंने क्या धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी, धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। वे जो है महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के से पवित्र हुए स्थानों में क्या है? राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद। ठीक है, यानी कि 8वां शिलालेख से में मिलता है कि संबोधि 10 वर्ष बाद संबोधि, और 20 वर्ष बाद ये कहाँ गए थे? रुम्मन दे गए थे। ठीक है, और उनकी जो है पूजा की। फिर इतिहासकार जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो है इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जो है उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्रा का क्रम जो है इस प्रकार बताया। लुम्बिनी, देखिए लुम्बिनी LKG, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, गया यानी कि बौद्ध गया, एक ही बात है। फिर S यानी कि आपका सारनाथ, और S
फिर आता है आपका के कुशिनारा और फिर आपका आता है फिर से वापस है श्रावस्ती। तो ये हो गया क्रम। फिर लिखा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? गाइस कौन सी भाषा? ब्राह्मी जो सॉरी देखिए इसमें क्या है कि ब्राह्मी और प्राकृत लिपि दो लिपियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कहा, इसने देखिए क्या लिखा है, अशोक का इतिहास हमें क्या है मुख्यतः उसके अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये सारा भी वही है जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। इसने लिखा है कि इसके जो शिलालेख थे ना वो टोटल थे 14 और ये हमें कहाँ से 8 स्थानों से मिले हैं। कौन कौन से वो 8 स्थान है? शहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़ और एरागुड़ी और 8वां है सोपारा, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब इसने कहा जो इसके अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाषा, सॉरी। तो यहाँ पे उसने भाषा बोला है, मुझे लगा कि उसने तो दोस्तों देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखा है, प्राकृत भाषा में उसके अधिकतर जो अभिलेख हैं वो आपके किसके हैं, कहाँ पे हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 जो ऐसे अभिलेख हैं यानी कि शहबाजगढ़ी और मानसहरा, ठीक है। ये जो है कौन सी ब्राह्मी लिपि में नहीं है, कौन सी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। तो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा में अशोक के जो है मैक्सिमम जो अभिलेख है इस लिपि और इस भाषा में लिखे गए। 2 इसने कहा कि जो है आपकी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। एक शहबाजगढ़ी और मानसहरा में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के वो खरोष्ठी लिपि में। तक्षशिला से अरामिक लिपि में लिखा गया एक जो है भग्न अभिलेख, चलिए नोट्स हमने पढ़ा ही था। एक तक्षशिला है, सरेकुना है और एक आपका है एक है लंगमान। अब यहाँ से कुछ अभिलेख मिले हैं। तो जो है तक्षशिला से मिला गया है वो कौन सा है? अरामिक लिपि में लिखा गया है। सरेकुना से यूनानी और अरामिक लिपि में मिला है और लंगमान से कौन कौन अरामिक लिपि में लिखा है, ठीक है। अशोक के अभिलेख मिले, इस लिपि में लिखे हुए अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। तक्षशिला से अरामिक लिपि में मिला है और उसने बोला है भग्न अभिलेख, ठीक है। और जो सरेकुना से है यूनानी लिपि और अरामिक दोनों लिपि में है, इसे बोल दिया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख। और फिर लेगा लंगमान से आपका अरामिक लिपि में मिला है। चलिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिला है? अभी हमने 2 पढ़ा था जिसमें से एक का नाम था शहबाजगढ़ी, ठीक है। तो एक आपका कैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक का नाम था शहबाजगढ़ी, दूसरे का नाम था मानसहरा। क्या शहबाजगढ़ी और मानसहरा ये दोनों आपके खरोष्ठी लिपि में मिले। फिर लिखा है पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राचीनतम जो है अशोक के अभिलेख है और किस भाषा में लिखे? प्राकृत भाषा में लिखे हैं। और कौन सी? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा में। आंसर है सी। फिर ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन यानी कि पढ़ा जा सकने वाला, जो पढ़ा गया है, ठीक है, किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से जो है किया गया है? तो गाइस ये है शिलालेख है, ठीक है। तो ये क्या पत्थर की पट्टियाँ होती थी, मतलब एक शिला होती थी, मतलब पत्थर होता था, पत्थर की पटली, पत्थर को काट के एक शिला जैसे बना देते। हम कैसा माने उसको, जैसे आप घरों में देखते हो ना सिलबट्टा देखते होंगे, सिल होता है और वो उस पर जिस पे आप क्या करते हैं चटनी वटनी ऐसे करके पीसते हैं, ठीक है, वैसा कुछ होगा। पत्थर की एक पट्टी होगी उस पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये शिलालेख, मतलब वो तो बहुत छोटा हो गया, इससे बड़े बड़े होते होंगे, ठीक है। लेकिन ब्राह्मी लिपि का प्रथम जो है उद्वाचन का मतलब है कि एक ऐसा शिलालेख उस पर कुछ लिखा हुआ था जिसे हमने पढ़ा जा सका, ठीक है। उद्वाचन जो है पत्थर की पट्टी यानी कि शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले जो विद्वान थे, पहले व्यक्ति थे, वो थे जेम्स प्रिंसेप। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पहला जो है पढ़ा जा सकने वाला था अशोक का, तो वो किसने करा था? जेम्स प्रिंसेप ने करा था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल होता है किनको? जेम्स प्रिंसेप को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? गाइस वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप। फिर अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने पढ़ा था? सेम क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ सब लिख दीजिए रिपीट, हमें क्वेश्चन पे भी टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। गाइस मेरे तो बहुत बार पढ़े हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ ले रही हूँ, मेरे दिमाग में सारा है, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो तो उस पर टाइम जितनी देर में मैं पढ़ी हूँ उससे ज़्यादा ही वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? गाइस किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मतलब वही है, ब्राह्मी लिपि वही था। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने लिखा। तो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नहीं तो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो का, यानी कि मौर्य साम्राज्य का। गाइस इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ 50, 60, 70 क्वेश्चन बचे हैं तो मैं यहाँ कंप्लीट नहीं करा सकती, वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो गाइस अगर
चलिए एक और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आएगा और यहाँ हमारा मौर्य साम्राज्य हो जाएगा ख़त्म। गाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। एक बार 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आप अगर आपको लगता है कि लाइक थोड़ा स्पीड कम है तो आप क्या करिए, जो स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो की, ठीक है। बहुत इजी है, आप बढ़ा के देखिए, जल्दी जल्दी कवर होगा आपका। 50 मिनट का जो वीडियो है आप उसको 25 मिनट में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी स्पीड। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ इसे लाइक करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में।